फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज हम बजट 24 के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट एंड सिटीजन के लिए। अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार को रिजाइन तक करना पड़ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में हम आपको बजट से रिलेटेड हिस्ट्री, जैसे पहला बजट किसने पेश किया, कब पेश किया, आजाद भारत का बजट कौन लेकर आया था, क्या कभी बजट सरप्लस हुआ है, ड्रीम बजट कब आया था, इस बार के बजट में क्या नया है और किस वर्ग के लिए क्या है, जैसे फार्मर्स, विमेन, यूथ, सैलरीड, टैक्स स्लैब्स में क्या चेंजेस हुए हैं, किसे राहत मिली और किस पे गिरी गाज, ये सारी जानकारी देंगे। इस पार्ट का मेन पर्पस आपको फुल इंफॉर्मेशन देना है जो कि आपकी अवेयरनेस एंड एग्जाम पर्पस के लिए बेहद जरूरी है। इस सीरीज में हम हर पार्ट में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे बजट 2024 की। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहने के लिए। तो शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, बजट होता क्या है? इसे सिंपल वे में समझते हैं। हर घर की अपनी इनकम होती है और उसी हिसाब से उसका बजट बनता है। लेट्स से आपकी इनकम सैलरी से 50,000 है और किसी बिजनेस या अलग रिसोर्स से 10,000, तो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 60,000। लेट्स से आपका एक्सपेंडिचर 50,000 है जो कि आपने घर, फूड, ट्रैवल, एजुकेशन इन सब में स्पेंड किया, तो इस केस में आपका बजट सरप्लस हो गया एंड आपकी सेविंग 10,000 की हो गई। तो क्या भारत में कभी बजट सरप्लस हुआ है? जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 1951 to 52 में 92 लाख का सरप्लस था। ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर सीडी देशमुख ने प्रेजेंट किया था। अगर यही हमारा एक्सपेंडिचर 70,000 होता है तो ये हो जाएगा बजट डेफिसिट 10,000 का। तो क्या कभी बजट डेफिसिट हुआ है? I mean, ये कैसा ही सवाल पूछ लिया मैंने। हर साल बजट डेफिसिट होता है। ये 9.2, 6.7, 6.4 और इस साल का 5.6 है जीडीपी का। सो मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि इस टेबल में भी देख सकते हैं, 18.58 से 19.1। और यही कारण है कि टैक्स में राहत नहीं मिल रही है आम आदमी को। ये पहले से भी ज्यादा है और इसी कारण मिलियनेयर्स भारत छोड़ रहे हैं, जिस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है और बताया है क्यों यूएई दुबई बन गया है फेवरेट डेस्टिनेशन लोगों का। मीम सर्कुलेट हो रही हैं कि टैक्स तो यूरोप वाला है और सर्विसेज युगांडा वाली है। थॉमस रिचर्डसन आईएमएफ से कहते हैं कि अगर इंडिया को अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है तो टैक्स रेट नहीं, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। मतलब जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्सेबल इनकम होते हुए उन्हें पकड़ने की जरूरत है। सो टैक्स इवेजन का प्रॉब्लम। खैर, अपने अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल, इंडिया का पहला बजट कब आया था और किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पेश किया गया था, जिसे कंपनी के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था। वही स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शानमुखम चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कभी भी मेंशन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है। तीसरा सवाल, किस बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है? 98 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने जो बजट पेश किया उसमें नोटेबल टैक्स कट्स थे, जैसे रिड्यूसिंग द मैक्सिमम मार्जिनल इनकम रेट फॉर इंडिविजुअल्स फ्रॉम 40% to 30%, और वही डोमेस्टिक कंपनीज को भी टैक्स कम देना था जो कि 35% था। इसका मेन रीजन था टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनहांस कंप्लायंस। ये बजट लाफर कर्व कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, जहां टैक्सेस में कट करके इकोनॉमिक बूम पे फोकस किया गया था। बट हमारी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अलग ही सोचती है,
जिससे अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट तो यही कहती है, richest 1% hold 40% of country's wealth। खैर, चौथा सवाल, बजट 2024 की थीम क्या है? The theme of budget 24 to 25 is employment। इसमें मेन फोकस 4 चीजों पे होगा। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। इस पे सरकार ने काफी काम किया है और इसलिए मैंडेट भी वैसा ही मिला है। जॉबलेस ग्रोथ का इशू अब पर्सिस्टेंट है इंडिया में, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। सेकेंड है स्किलिंग। स्किल इंडिया इनिशिएटिव हमारा काफी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए एंड हमारी अभी भी 95% वर्कफोर्स अनस्किल्ड है। वही साउथ कोरिया की 96%, चाइना की 70% प्लस स्किल्ड है। थर्ड है एमएसएमई। यहाँ भी सिर्फ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही ग्रो कर पा रही हैं, छोटी नहीं। लास्टली मिडिल फन क्लास, क्योंकि ना चाहते हुए भी बात हमेशा होती है मिडिल क्लास की, बस होता कुछ नहीं है उनके लिए। तो कह लो लिटिल फिंगर्स फॉर पुअर, थंब फॉर रिच, मिडिल फिंगर फॉर मिडिल क्लास। वही 9 प्रायोरिटीज हैं बजट की, जैसे इंफ्रा, इनोवेशन, R&D, एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एटसेट्रा। पांचवा, कितना रेवेन्यू और कितना एक्सपेंडिचर है, इससे रिलेटेड डेटा ये है। टोटल रिसीट्स 32 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 48 लाख करोड़ and net tax receipts 25 lakh crore. Fiscal deficit is at 4.9% of GDP. Gross market borrowings at 14 lakh crore and net market borrowings 11 lakh crore. अच्छा, इस पिक में जो रेवेन्यू एंड कैपिटल दिया है वो ध्यान रखना कि रेवेन्यू रिकरिंग होता है, ये डे टू डे सेल्स एंड सर्विसेज से आता है। वही कैपिटल रिसीट वो इनकम है जो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज लाइक असेट की सेल या लॉन्ग टर्म बोरोइंग इन्वेस्टमेंट्स उससे आता है। 6th क्वेश्चन, रुपया आता कहां से है और जाता कहां है? इसके लिए हमें ये 2 फिगर देखनी होंगी। पहले देखते हैं पैसा कहां से कितना आता है। अगर 1 रुपए माने तो मैक्सिमम पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। तो 1 रुपए में 27 पैसे या कह लो 27% उधार से आ रहा है, जिसके सहारे हमारा बजट चल रहा है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स, देन जीएसटी एंड फिर है कॉर्पोरेट टैक्स एट 17%। अच्छा, ये ध्यान देना कि अब इनकम टैक्स से पैसा ज्यादा आ रहा है, जो कि कभी कॉर्पोरेट टैक्स से आता था। वो इसलिए भी क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी है। तो आप खुश होंगे कि अभी हम अमीर हो रहे हैं, बट इसमें भी एक झोल है जो आगे आपको बताऊंगी। फिर आता है नॉन टैक्स रिसीट्स, यूनियन, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स। अब देखते हैं कि पैसा हमारा खर्च कहाँ हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टेट्स को जाता है जो कि 21% है। उसके बाद जब इतना उधार लिया है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट में 19%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16%, वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। डिफेंस में भी 8%, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बिग कंट्रीज अपना बजट यहाँ पे अब बढ़ा रही हैं एंड हमारे वेपन्स, फ्लीट्स, एयरक्राफ्ट्स काफी आउटडेटेड हो गए हैं। इस पे अगर सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे और बताएंगे कि भारत लैग कर रहा है और भारतीय जवान आउटडेटेड इक्विपमेंट्स के कारण आए दिन शहीद हो रहे हैं। आगे देखते हैं, सब्सिडीज में 6% एंड पेंशन में 4% स्पेंडिंग होगी। 7वां सवाल, ये नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं और आम आदमी को क्यों राहत नहीं मिली इस बार भी? ओल्ड वाले और न्यू वाले दोनों में 3 लाख तक कमाने वाले को छूट है। पहले 3 से 6 लाख, बट अब 3 से 7 लाख में 5% कर दिया है और 6 से 9 की जगह 7 से 10 कर दिया है। 12 से 15 में वही 20% एंड 15 लाख के ऊपर को अभी भी 30% टैक्स देना होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टैक्स रेट तो डिक्रीज ही हो रहा है लास्ट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में।
91-92 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में टैक्स 45% नहीं होना चाहिए। दो उस टाइम बैंकरप्सी की हालत थी तो उन्हें 56% रखना पड़ा, बट फिर मैक्सिमम रेट पी चिदम्बरम के टाइम 30% एंड 33% किया गया। ये टाइम के साथ घटना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये 98 से वैसे ही चल रहा है, इनफैक्ट अभी पिछले कुछ सालों में बढ़ा ही है, जैसे हम 2021 में भी देख सकते हैं, अराउंड 42%। और अब बात करते हैं उस झोल की जहां सरकार कह रही है पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की, लोग समृद्ध हो रहे हैं और इसीलिए अब टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। आपको बता दें, अगर इनकम को कैलकुलेट करते हैं टेकिंग क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन, जो पिछले 10 सालों में बढ़ा है। 2014 में आपकी इनकम अगर 10 लाख थी तो वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 24 में 16 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। ये आप इन पिक्स में देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया गया है। मैं कुछ एंटी गवर्नमेंट नहीं बोल रही, बल्कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। फॉर्मूला है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इशू ये है कि जो टैक्स 2014 में आप दे रहे थे 10 लाख की इनकम के लिए, अब उसी के लिए 30% दे रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेटेड अमाउंट 16 लाख है। तो एक तरीके से सरकार आपसे और भी ज्यादा टैक्स ले रही है और इसी कारण आम आदमी परेशान है। वहीं निर्मला ताई का कहना है कम टैक्स देना है तो कम कमाओ। जोक सपाट। आम आदमी की सिचुएशन हैंड टू माउथ वाली हो गई है। अगर डे टू डे खर्चे देखें और उस पे भी बढ़ते हुआ फूड इन्फ्लेशन, और गवर्नमेंट फ्रीबीज की आदत डलवाना चाहती है बाय प्रोवाइडिंग फ्री राशन, और ऐसे लोग गवर्नमेंट के वोट बैंक बन जाते हैं। हमें एम्पावर करना है लोगों को या फिर लाइबिलिटी बनाना है? जो एम्पावर्ड है उनसे टैक्स टूस के भी कोई फैसिलिटी नहीं देना है। एक दस्तावेज में मोदी की गारंटी का उल्लेख लगभग 66 बार किया गया है और एक पृष्ठ पर 25 बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महंगाई शब्द कुल मिलाकर एक बार आया है। अगर ईयर बाय ईयर ही देख लें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 9% इंक्रीज आया है एक थाली खाने की कॉस्ट में। फूड इन्फ्लेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ना बढ़ती सैलरी और अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देती है। जैसे अगर हम यूपीए गवर्नमेंट को देखें तो नवंबर 2013 में फूड इन्फ्लेशन 14.73% था। वही 5 साल अगर एनडीए गवर्नमेंट को देखें, दिसंबर 2019 तक ये 14.12% रहा। तो सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा कम ही है, बट 2004 से 2014 रियल वेज पर ईयर 5.6% ग्रो कर रही थी। वो वेज जिसमें महंगाई को एडजस्ट किया गया, बट यही चीज 2014 से 2024 में रुक सी गई है, स्पेशली सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड और ब्रिक वर्कर्स के लिए। अगर महंगाई को एडजस्ट करते हैं, इनफैक्ट एग्रीकल्चरल लेबर की वेज में 1.3% का डिक्लाइन आया है ईयरली बेसिस पे पिछले 10 साल में। तो ये सब असली मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन के, ना कि किसने कितना फ्री बिजली पानी दिया। प्लस धर्म और जाति के नाम पे इलेक्शन कतई नहीं लड़े जाने चाहिए, ये प्राइवेट मैटर है। कर्म सर्वोपरि है, सो आपका आकलन उसी से होना चाहिए। 8वां सवाल, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई भी राहत नहीं दी है? अब ऐसी भी बात नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 17,500 तक की सेविंग कर सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉय। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये अप टू है। जैसे शोरूम में होता है अप टू 50% डिस्काउंट, ऐसा नहीं सभी इतना सेविंग कर रहे हैं। खैर, सेविंग ही इतनी ज्यादा है कि डाउन पेमेंट तो किसी न किसी चीज की कर ही देगा आम आदमी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन का 50,000 इंक्रीज करके अभी 75,000 कर दिया है। वही डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन पेंशनर के 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है, तो थोड़ी बहुत राहत है। वही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 10 से 14% कर दिया है, और ये चीज अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक्सटेंड कर दी है, जो कि अच्छी बात है। स्वामीनाथन सुब्रमण्यन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कहते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए जो अर्न कर रहे हैं अप टू 1 लाख, पीएम पैकेज के तहत वो 15,000 रखा है। ये इंसेंटिवाइज करेगा एम्प्लॉयमेंट को और मजबूती देगा उनको जो पहली बार वर्कफोर्स का पार्ट बन रहे हैं। तो ये था हमारा बजट 2024 का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिला, क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है नेक्स्ट 1 ईयर के, ये सभी के एनालिसिस लेकर आएंगे। बाकी आपका क्या मानना है? क्या सरकार लोगों से ज्यादा टैक्स ले रही है और उस प्रकार की सर्विसेज नहीं मिल रही हैं आपको? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की अवेयरनेस बनी रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% है। कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएं। Till then, stay tuned to your own channel, Gurukul IAS. Thank you. Jai Hind, God bless and bless you.